बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। आज बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है। अदालत में इमरान खान साहब के केसेस लगे हुए हैं और सबसे इम्पॉर्टेंट केस जो है वो है, बड़े अरसे के बाद इमरान खान साहब को मौका मिल रहा है कि उनकी जो वकला की टीम है वो बात कर सके जाके अदालत में, हाई कोर्ट में, कि उनका केस लगाया जाए अल-कादर यूनिवर्सिटी वाला। देखें, ये वो वाहिद केस है जिसमें इमरान खान साहब को इस वक्त सज़ा हुई है। इसी केस में इस वक्त वो जेल में बंद है। अगर ये वाले केस में उनकी बेल हो जाती है या सज़ा मुअत्तल हो जाती है तो इमरान खान साहब बाहर आ जाएंगे फौरी तौर पे। उनके वकला ये दावा करते हैं इमरान खान साहब के केस में कोई जान नहीं है, हमें मौका मिलेगा अदालत में, हम केस उड़ा के रख देंगे। अब हुआ ये है कि 26 जून के बाद से लेकर अब तक इसके बाद समाअत ही नहीं हुई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये जल्द समाअत के लिए ये केस मुकर्रर किया जाए, एक मुतफर्रिक दरखास्त दायर की हुई थी अदालत में। यानी केस अभी नहीं चलना, अभी ये बात चलनी है कि क्या ये केस जल्दी सुना जाए या ना सुना जाए। अब इमरान खान साहब की पार्टी ने या उनके वकला ने ये दरखास्त दी हुई है। अब 3 महीने के बाद ये दरखास्त सुनी जा रही है कि ये केस जल्दी सुनना या नहीं सुनना। इस मामले के ऊपर आज अदालत फैसला करेगी या समाअत करेगी इस मामले के ऊपर कि जल्दी समाअत करनी है या नहीं करनी। अब उसके बाद फिर समाअत होगी। तहरीक इंसाफ के वकला ये दावा करते हैं इमरान खान के कि जब भी इसकी समाअत होगी इमरान खान साहब बाहर आ जाएंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस वक्त जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है वो इमरान खान साहब को छोड़ना चाहेगी, ऐसे बज़ाहिर दिखाई नहीं दे रहा। उसका जो बड़ा रीज़न है वो ये है कि आर्मी चीफ की एक्सटेंशन का मामला है नवंबर में, वो नहीं कोई रिस्क लेना चाहेगी। इमरान खान जैसा लीडर बाहर आ जाए जिसकी अवाम में इतनी मकबूलियत और इतनी ताकत है कि वो जिस तरफ चलाएगा अवाम उस तरफ चल पड़ेगी। उसने जेल से बैठ के एस्टेब्लिशमेंट को बदतरीन शिकस्त दी और वो इलेक्शन जीत गया वन साइडेड। वो बाहर होगा तो क्या करेगा, ये उसका खौफ तो है इन्हें। तो अब वो कोशिश करेंगे कि इमरान खान को पहले तोशाखाना 2 में सजा दिलवाएं, फिर बाद में ये वाला केस जो है वो वहां पे चले और लगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा कि तमाम लोग जो हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो पहुंचे अदालत में, इमरान खान साहब का केस लगा हुआ है और आकर इसके अंदर शिरकत करें। तो इमरान खान साहब ने जो स्टेटमेंट दिया अपनी बहन के जरिए से, अलीमा खानम के जरिए से, जब अदालत में केस चल रहा था, तो वहां इमरान खान साहब ने कहा कि 1971 में जब सकूते ढाका का अफसोसनाक सानिया पेश आया तब भी एक डिक्टेटर याया खान मुल्क पर मार्शल लॉ लगा के करता धरता बना हुआ था। सानिया मशरकी पाकिस्तान के बाद हमूदुर रहमान कमीशन बना जिसने बताया कि याया खान ने अपने ज़ाती मफाद और अपने नाजायज इक़्तिदार को 10 साल तक तूल देने के लिए ऐसे फैसले किए जिससे पाकिस्तान 2 टुकड़े हो गया। हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट आला अदलिया समेत आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के नुमाइंदों की तहकीकात के बाद बनाई गई। इन तहकीकात के दौरान सैकड़ों लोगों के बयानात रिकॉर्ड करवाए गए और 4 साल इस साने की वजूहात पर तहकीकात की गई। हमूदुर रहमान कमीशन के मुताबिक एक शख्स की हवस और अना ने जुल्म और जबर का वो बाब रकम किया जिसके बाद मुल्क हमेशा के लिए टूट गया। सबसे गलत फैसला शेख मुजीबुर रहमान की मकबूल तरीन जमात अवामी लीग को दबाने का था। जिस पार्टी ने 162 में से 160 नशिस्तें जीती उसे दीवार से लगा दिया गया और मुजीबुर रहमान को जेल में डालकर मगरबी पाकिस्तान में अपनी नशिस्तें बढ़ाकर दिखाई गईं। 24 मार्च 1971 को मुजीबुर रहमान के साथ मुज़ाकरात शुरू किए गए, मगर उसी रात बंगालियों के खिलाफ ऑपरेशन लॉन्च कर दिया गया जिसमें सरकारी आदादोशुमार के मुताबिक 50,000 अफराद का खून बहा, जबकि असल तादाद इससे कहीं ज्यादा है। आज पाकिस्तान में वही हालात बना दिए गए हैं जो 1971 में थे। आसिम मुनीर ने 9 मई का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन मुल्क की मकबूल तरीन पार्टी तहरीक इंसाफ को कुचलने के लिए करवाया। सीधा सीधा इमरान खान साहब ने कह दिया कि 9 मई आसिम मुनीर ने करवाया था। ये अब बड़ा स्ट्रेट अवे आ गए इमरान खान साहब आसिम मुनीर साहब के ऊपर, हेड ऑन ले लिया उन्होंने। इससे पहले वो ये कहते थे इमरान खान साहब के, बताएं ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। इमरान खान साहब ये कहते थे कि इसके पीछे कौन है, सीसीटीवी जिसने चुराई है वही इसके पीछे है। तो ये इमरान खान साहब पहले कहते थे, लेकिन अब उन्होंने साफ कहा कि आसिम मुनीर ने 9 मई का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन मुल्क की मकबूल तरीन पार्टी तहरीक इंसाफ को कुचलने के लिए करवाया। 2 रातों में तहरीक इंसाफ से मुंसलिक 10,000 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया। ये कैसे मुमकिन था कि 10,000 लोगों को 2 रातों में बगैर तहकीक गिरफ्तार कर लिया जाए। इसके बाद पार्टी को कुचलने का सिलसिला शुरू हुआ। मुल्क की सबसे बड़ी जमात की तमाम सियासी सरगर्मियों पर पाबंदी लगा दी गई। कोई तहरीक इंसाफ का परचम उठाता तो उसे उठा लिया जाता। हमारे उम्मीदवारों और उनकी फैमिलीज को अगवा किया गया, हमसे हमारा इंतखाबी निशान तक छीन लिया गया, मगर अवाम ने 8 फरवरी को बाहर निकलकर इस सारे बयानिए को जमीन बोस कर दिया।
8 फरवरी इनकलाब का दिन था, जब लोगों ने जुल्म के निज़ाम के खिलाफ वोट दिए और तहरीक इंसाफ को 2/3 अक्सरियत दिलवाई। कमिश्नर पिंडी ने जब ज़मीर की आवाज़ पर लब्बैक कहा, इंतखाबी धांधली का पर्दा चाक किया और 50-50 हज़ार वोटों की धांधली का एतराफ़ किया, तो धांधली के जुर्म में मुलविस कुव्वतों ने उनके ज़हनी तवाज़ुन बिगड़ने का भोंडा बयानिया बनाकर उन्हें गायब कर दिया। इनका आज तक किसी को मालूम नहीं, लेकिन हम उन्हें भूलने नहीं देंगे। 9 मई के असल मुजरिम वही हैं जिन्होंने CCTV फुटेज चुराई है। अब इसी 9 मई को बहाना बनाकर जो नशिस्तें हमारे पास बची हुई थी, वो नाजायज़ 10-10 साल की सजाएं देकर हमसे छीनी जा रही हैं। बेशर्मी की इंतहा यह है कि एजाज चौधरी की सीट छीन कर इलेक्शन हारने वाले राणा सनाउल्लाह को दे दी गई। ये सब सजाएं बिल्कुल नाजायज़ है। 2-2, 4-4 करके बेशर्मी से हमारी नशिस्तों पर कब्जा किया जा रहा है। इसीलिए हमने ज़िमनी इंतखाबात का बाइकआउट किया है, क्योंकि वो फिर ये नशिस्तें चोरी कर लेंगे और इस इलेक्शन में हिस्सा लेना इन जाली सजाओं को मानने के मुतरादिफ होगा। मैं कौमी असम्बली की कमेटियों से इस्तीफा पेश करने वाले तमाम मुराद से दस्तबरदार होने वाले सबको खराज तहसीन पेश करता हूं और हदायत देता हूं कि अब सेनेट में भी ऐसा ही किया जाए। मैं कुछ दिन तक अपने आइंदा लाएअमल का ऐलान करूंगा। फिर इमरान खान साहब ने ऑपरेशन के बारे में बड़ी खुलकर बात की है। उन्होंने कहा ऑपरेशन बंद होना चाहिए और ANP को गैर मकबूल किया गया था इसी तरह एक ऑपरेशन करके सिर्फ बैरूनी कुव्वतों की खुशनुदी के लिए अपने ही लोगों के खिलाफ फौजी ऑपरेशन से हालात बेहतर होने की बजाय मजीद बिगड़ते हैं। एक तरफ हमारे सिक्योरिटी फोर्सेज वाले और दूसरी तरफ भी हमारे अपने शहरी मारे जाते हैं। अपनों को मारने से हमेशा दहशतगर्दी में इजाफा होता है। हमारी जानिब से अफगानिस्तान और पाकिस्तान में जारी ड्रोन हमले फौरी बंद होने चाहिए। फिर उन्होंने कहा तमाम सूबाई और कौमी असम्बली के मेंबरान को मैं हदायत करता हूं कि सूबे में अमन के लिए अपने और अपने ही लोगों के खिलाफ ऑपरेशन और ड्रोन हमलों को रोकने के लिए मिलकर बैठे और मुजामत करें। ये इमरान खान साहब ने कहा। फिर अफगानिस्तान के बारे में इमरान खान साहब ने बताया कि उन्हें बड़ी तकलीफ है जिस तरह उनको निकाला गया वहां से, और फिर उन्होंने कहा कि आसिम मुनीर एंटी तालिबान लॉबी को खुश करने के लिए ये सब कर रहा है और जहां जंग नहीं है वहां जानबूझकर जंग नाफिज कर रहा है। ये इकदाम फौरी तौर पर रुकने चाहिए वरना हालात मजीद बिगड़ेंगे, ये साबिक वज़ीर आज़म कह रहे हैं। उसके बाद इमरान खान साहब ने अपने जो ट्वीट का तीसरा हिस्सा, 3 हिस्सों में उन्होंने ये ट्वीट किया है। उन्होंने कहा जी मेरी बहनों और एहलिया का सियासत से कोई लेना देना नहीं है। अलीमा खान बाहर आकर सिर्फ मेरा पैगाम पहुंचाती है। उनके खिलाफ मुहिम अफसोसनाक है और मुल्क पर मुसल्लत रजीम की बुज़दिली और खौफ का वाज़ेह सबूत है। बुशरा बेगम की भी सियासत के कोई अमल दखल नहीं है। बुशरा बीबी ने आज तक मुझे किसी वजीर, टिकट होल्डर या सेनेटर को नामजद करने का नहीं कहा। वो कोई सियासी पैगाम नहीं भेजती। वो कैद तन्हाई में है। इनका बाहर किसी सियासी शख्सियत के साथ कोई राब्ता नहीं है। इनको कैदोबंद की सऊबतें सिर्फ मेरी एहलिया होने की वजह से बर्दाश्त करनी पड़ रही हैं। जालिम रजीम को लगता था बुशरा बेगम को मेरी कमजोरी बनाकर इस्तेमाल करेंगे, लेकिन वो मेरी ताकत बन गई। ये वाहिद खातून है पाकिस्तान की तारीख की जो गैर सियासी है, मगर सिर्फ इनके खानदान के किसी शख्स के सियासत में होने की वजह से उन्हें कैद बर्दाश्त करनी पड़ी हो। बुशरा बेगम की तबीयत नासाज है। उन्हें चलते हुए चक्कर महसूस होते हैं। उनके मुआयने के हवाले से दरखास्त दायर की गई है, लेकिन अभी तक कबूल नहीं की गई। उनका डॉक्टर से तरजीही बुनियादों पर मुआयना इंतहाई अहम है। बुशरा बेगम को सियासी मुकदमात में कैद करना आसिम रजीम की इखलाकी और मजहबी गिरावट का सबूत है। मुझ पर और मेरे खानदान पर तमाम मुजालिम आसिम मुनीर करवा रहा है। मुल्क में इस वक्त आसिम लॉ नाफिज है, जिसने डाकू डफर अलायंस के तहत मुल्क चलाकर इखलाकियात का जनाजा उठा दिया है। इखलाकी पस्ती का सबूत यह है कि मेरे खानदान की औरतों को भी निशाना बनाया जाता है। ये जी इमरान खान साहब का बयान है। अब नाज़रीन आप आ जाएं कि हालात क्या है। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने PMLN को और PMLN ने पीपल्स पार्टी को ताने देना शुरू कर दिए हैं गवर्नेंस के मामलात पे, क्योंकि सैलाब के अंदर पंजाब में जो तबाही फिरी है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये जानती है कि PMLN का तो डब्बा गोल हो जाएगा। लोग इनका पटाखा बजा देंगे जो इन्होंने अवाम के साथ कर छोड़ी है पंजाब में। लिहाजा पीपल्स पार्टी अपने आप को बरी जमा करते हुए पंजाबी हुकूमत के ऊपर, जो पंजाब की हुकूमत बनी हुई है इस वक्त, उसके ऊपर इल्ज़ामात लगा रही है। जबकि PMLN बदला लेने के लिए कराची और सिंध के डूबने के ऊपर पीपल्स पार्टी में इल्ज़ामात लगा रही है। तो ये दोनों एक दूसरे का पोल खोल रहे हैं। और जबकि जो अपोजिशन जमात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ये रोल उसका है कि वो दोनों को एक्सपोज करे, लेकिन 2-4 लोगों के अलावा कोई भी इस पर बात नहीं करता। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लगता है तरजीहात कुछ और हैं और वो बहुत सेंसर करके बात करते हैं। लगता है वो डरे हुए हैं हुकूमत से, या बहुत सारे लोग ऐसा लगता है ये मौका था अवाम के साथ खड़े होने का, बताने का कि आपने गलत बंद तोड़े हैं, ये बताने का कि आपने जुल्म किया है, आपने बस्तियों की बस्तियां डबो दी हैं, लाखों लोगों को आपने बेघर कर दिया है, कश्तियां उलट रही हैं,
कोई रेस्क्यू नहीं है, कोई रिलीफ नहीं है, कोई इमदादी सरगर्मियां नहीं हो रही। वो बेचारे रेस्क्यू 1122 वाले, उनको बहुत महदूद वसाइल है, छोटा सा इदारा है, इतना बड़ा तबाही आ गई है उसके अंदर, बेचारे क्या करें, वो फंस गए हैं, उनको वो सहूलियात भी नहीं है बेचारों को। शहबाज शरीफ के दौर में तो बेचारे चंदे से चल रहे थे। ये तो उस्मान बुज़दार का भला हो, जब वो आया तो उसने इसको मुख्तलिफ इजला तक फैलाया। अब हालात ये पैदा हो चुके हैं कि 2 कश्तियां डूब गई जलालपुर पीरवाला में, उलट गई वहाँ लोग डूब गए, फिर उनको बड़ी मुश्किल से बचाया गया। एक कश्ती डूबी है रहीम यार खान में, उसमें 9 अफराद खवातीन समेत अब तक उनकी लाशें मिली हैं, वो जांबाक हो गए हैं। 2 बंदों का अभी तक कोई पता नहीं चल रहा। ये नाज़रीन हालात है। और जिस इलाके का बंद तोड़ना हो ना, वहाँ इंसानों को और मवेशियों को महफूज रखने के लिए पहले से खसूसी मशकें की जाती हैं। ये ऐसा नहीं होता कि ये जो बंद तोड़े जाते हैं ये अचानक से ये तोड़ दिया वो तोड़ दिया, नहीं। जहां पे आप पानी छोड़ते हैं ना, आपको पता होता है कि अगर बहुत बड़ा सैलाब आएगा तो हम इन इलाकों में पानी छोड़ेंगे। उन इलाकों में स्पेशल सायरन होते हैं, मसाजिद के अंदर सायरन लगे हुए होते हैं, और पूरा एक सिस्टम पाकिस्तान में बहुत दहाइयों पहले मौजूद था। तो वो सिस्टम बनाया जाता है कि लोगों को महफूज कैसे रखना है। बरसात से पहले उसकी मशकें कर दी जाती हैं। यहां इनको 1.5-2 महीने पहले से पता था कि इस मरतबा बड़े खौफनाक सैलाब आने जा रहे हैं। वार्निंग जारी कर दी गई थी, इन्होंने टके की तैयारी नहीं की, बल्कि लोगों को अंधेरे में रख के मारा, मासूम लोगों को। उन्हें वार्निंग दिए बगैर पानी छोड़ दिया इन्होंने, और बस्तियां की बस्तियां डिबो दी हैं। वो लाखों लोग हैं जलालपुर पीरवाला में जो डूब रहे हैं पानी के अंदर, और बुरी तरह डूब रहे हैं। उनके साथ जुल्म हुआ है, बेखबरी में उनको मारा गया, उनको डुबोया गया है। और अब उन्हीं गरीबों की तस्वीर और वीडियोस बना बना के अपनी टिकटॉक मशहूरी कर रहे हैं। यानी इनकी तवज्जो इस पे नहीं है कितने गरीब वहां पे जाबाक हो रहे हैं, कितनी कश्तियां उलट रही हैं, लोग दरख्तों पे चढ़े हुए हैं, छतों पे चढ़े हुए हैं, खाने के लिए उनके पास है कुछ नहीं। ये खेमे लगा देते हैं, उनको बैठा के टिकटॉक बना के निकल जाते हैं। ये उनकी सालन में बोटियां गिन रहे हैं बैठ के वजीर और टिकटॉकर्स। ये उनको बोटी डाल के दे रहे हैं, देखो आपकी बिरयानी में बोटी है, आपकी प्लेट में बोटी है। ये गरीब का मजाक उड़ा रहे हैं। वो इतने भी वो गए गुजरे लोग नहीं हैं, वो बेचारे अपना पेट खुद भरते थे, बल्कि आपको भी टैक्स देते थे। आज आपने अपनी बैड गवर्नेंस की वजह से, नालायकी की वजह से बेड़ा गर्क कर दिया पकड़ के। वो बेचारे सड़कों पे आए हुए हैं, उनके पास ना खाने पीने के लिए कुछ है, पीछे उनके घरों में चोरियां हो रही हैं। वो बताते हैं जी चोर आते हैं, वो उनके पास तेज कश्तियां हैं, वो आते हैं, चोरी करते हैं, निकल जाते हैं। हम अपने घरों को खाली भी नहीं छोड़ सकते। ये हालात है। हुकूमत ने कर यह दिया है कि इस वक्त आधे पाकिस्तानी गुर्बत की लकीर से नीचे चले गए। 44% तो पहले थे, अब करोड़ों लोग मजीद मुतासिर हो गए। उनके पास खाने के लिए इस वक्त कुछ नहीं है, जमीन जो उनकी है वो बेकार हो गई है। अब उसे कारामद कैसे करें, ये बहुत बड़ा इशू है। आधे से ज्यादा पाकिस्तान गुर्बत की लकीर से नीचे चला गया है। और इनकी मौजें चेक करें, इनकी अयाशियां चेक करें, इनके बैग, जूते, कपड़े, इनकी गाड़ियां चेक करें, इनकी आनियां जानियां चेक करें, इनके जहाज, प्रोटोकॉल और हेलीकॉप्टर्स चेक करें, इनके कपड़े देखें आप, इनका पहनावा चेक करें, इनके चेहरों के ऊपर मुस्कुराहट देखें आप। हमारा वजीर आजम जो है वो बाहर हुक्मरानों के साथ अटकेलियां करता फिर रहा है, और पाकिस्तान में लोग सैलाब में डूब रहे हैं। यानी आधे पाकिस्तानी गरीब हो गए, और उनका लीडर जो है ना उसको जेल में बंद किया हुआ है। इंतहाई सतही दर्जे के और पस्त ज़हनियत के लोग हैं। इन्होंने इस कौम का सबसे बड़ा लीडर कैद किया हुआ है। इन सारे रंगबाजों में, ख्वाह इनका ताल्लुक किसी इदारे से हो या किसी सियासी जमात से हो, इनमें किसी में भी इतना हौसला नहीं है कि ये मैदान के अंदर इमरान खान का मुकाबला करें। ये उसका सामना करने की जरूरत ही नहीं रखते। अब ये अपनी नालायकी, अपनी बदनीयती और अपनी बुजदली को छुपाने के लिए अवाम के सबसे बड़े लीडर को बेगुनाह जेल में रख के बैठे हुए हैं। खुद इनके छोटे छोटे दिमाग हैं। वो आदमी, उसका विजन है, वो उसने कोरोना से बचाया था इस मुल्क को। जब दुनिया नाकाम हो गई, अमेरिका और यूरोप जैसे मुल्क जो है वहां पे तबाही हो गई, इमरान खान ने एक मिसाल कायम की थी, कमाल काम किया था। उस आदमी को जेल के अंदर बंद किया हुआ डफर्ज है, जिनकी मोटी खोपड़ी है, इनका दिमागी काम नहीं करता। भाई वो आपको तब अलिफ बे नहीं पता थी जब वो इस कौम का हीरो था। वो इतना तगड़ा आदमी है, इतना बड़ा आदमी है, ये सारे बोनों ने मिलकर उसको जेल में बंद कर दिया। उसका बाहर सामना ही नहीं कर सकते ये, और कोई वजह नहीं है। और हुकूमत की हालत यह है, कभी ये कहती है कि हम बैरूनी इमदाद नहीं लेंगे, अपने पैरों पे खुद खड़े होंगे, अपनी मदद आपके तहत हम सैलाब मुतासरीन को देखेंगे। कभी कहते हैं जी हम कमेटी बना रहे हैं, हमें बैरूनी इमदाद की जरूरत है, हम अब भीख मांगने जाएंगे, लोगों से कहेंगे जी हम डूब गए एक मरतबा, फिर सैलाब मुतासरीन के नाम पे हमें पैसे दे दो।
तो ठीक है, पैसे आप ले लें सैलाब मुतासरीन के नाम पे, लेकिन कोई एक प्रोजेक्ट दिखाएं जो पिछली मरतबा जब सैलाब आया था 2022 में, तो उन सैलाब मुतासरीन के लिए आपने एक भी प्रोजेक्ट लगाया हो। और भी जिन्होंने काम किया होता ना, वो दिखाई दे रहा होता है। मुझे आप 10 साल के बाद भी पूछेंगे, मैं आपको ले जाऊंगा, जाके वो घर दिखा लूंगा जो हमने बनाए थे। बलूचिस्तान के लोग खुद गवाही देंगे, पंजाब के लोग खुद गवाही देंगे, जहां पे हमने घर बनाए थे। वो 2000 के करीब मकान है जिनकी छतें डाली थी, जाके पूछ लें, आपको आज भी सारा डाटा मिल जाएगा। एक एक चीज आपको बता, जब काम आप करते हैं तो आपको रिकॉर्ड होता है। इन्होंने टके का काम नहीं किया, गवर्नमेंट इनके पास है, अरबों डॉलर्स के इनको जो प्लेजेस हुए थे, कोई एक प्रोजेक्ट दिखा दें जो इन्होंने सैलाब मुतासरीन के लिए बनाया हो। कुछ नहीं बनाया इन्होंने, कुछ भी नहीं बनाया। अब नाज़रीन आ जाए, एक और स्टोरी है उसकी तरफ। और ये जो स्टोरी है ये गंडापुर साहब के पासपोर्ट के हवाले से। अब उन्होंने बात छेड़ दी है तो बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी। तो लोग सवाल तो पूछेंगे, फिर जब बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। अब गंडापुर साहब का पासपोर्ट देखें, इनके भाई ने ट्रैवल किया गंडापुर साहब के बैरून मुल्क, तो गंडापुर क्यों नहीं कर पा रहे, सवाल यह है। हालांकि ये आर्मी चीफ को भी मिलते हैं, ये मोहसिन नकवी इनको मिलने भी आता है, उसको मिलने भी जाते हैं, सारी चीजें नॉर्मलाइज है। मैं मानता ही नहीं इनको पासपोर्ट नहीं इनके पास। ये तो लगता है जानबूझ के इन्होंने किया हुआ है। भाई वजीर आला के पास ऑफिशियल पासपोर्ट होता है, ऑफिशियल पासपोर्ट, इसके ऊपर ऐसे लिखा हुआ होता है। डिप्लोमेटिक पासपोर्ट जो है वजीर आला के पास नहीं होता, वो वजीर आजम के पास बड़े जो ऑफिसर हैं आर्मी चीफ के पास होता है डिप्लोमेटिक पासपोर्ट। अच्छा, पाकिस्तान में एक बड़ी अजीब और बात मैं आपको बताता हूं, मैं स्टडी कर रहा था। पाकिस्तान के आर्मी चीफ के पास डिप्लोमेटिक पासपोर्ट है, लेकिन पाकिस्तान के चीफ जस्टिस के पास, जिसका ओहदा बहुत बड़ा है, उसके पास ऑफिशियल पासपोर्ट है। तो जो डिप्लोमेटिक पासपोर्ट होता है ना, ये सुपीरियर होता है। तो जो ऑफिशियल पासपोर्ट होता है ना, ये थोड़ा छोटा पासपोर्ट होता है, काफी छोटा होता है उससे। तो पाकिस्तान के आर्मी चीफ के पास डिप्लोमेटिक पासपोर्ट है, 22वां ग्रेड है उनका, लेकिन पाकिस्तान के चीफ जस्टिस के पास ऑफिशियल पासपोर्ट है। अच्छा, इंडिया में इसका उलट है। इंडिया में जो उनका आर्मी चीफ है उसके पास ऑफिशियल पासपोर्ट है, और जो उनका चीफ जस्टिस है उसके पास डिप्लोमेटिक पासपोर्ट है। देखिए कितना फर्क है। अच्छा, बर्तानिया और अमेरिका के जो आर्मी चीफ है ना, उनके पास भी डिप्लोमेटिक पासपोर्ट नहीं है। ये मैं आपको बता रहा हूं डेटा देख के, अजीबोगरीब सूरत हाल है। यानी मौजूदा आर्मी चीफ के बेटों के बारे में, बेटियों के बारे में और दामादों के बारे में एक स्टोरी की थी अहमद नूरानी साहब ने। उन्होंने कहा था कि इनके दामाद जो है, उनकी फैमिली, इनके पास ऑफिशियल पासपोर्ट्स हैं। गालिबन उन्होंने डिप्लोमेटिक कह दिया था, लेकिन ऑफिशियल पासपोर्ट्स हैं उनके पास। गंडापुर का ऑफिशियल पासपोर्ट बनता है और वो कह रहे मेरे पास नहीं है। मैंने कानून इसका देखा कि ये इनको मिलता कब है, तो जिस दिन वो अपना ऑफिस एज्यूम करता है, वो ऑटोमेटिकली ऑफिशियल पासपोर्ट हर वजीर आला को दिया जाता है। गवर्नर का, सदर का, इनके डिप्लोमेटिक होते हैं, लेकिन वजीर आला का ऑफिशियल पासपोर्ट होता है, वुजरा का भी ऑफिशियल पासपोर्ट होता है नीले रंग का। ये इन्हें ऑफिस में आते ही मिल जाता है। गंडापुर साहब को नहीं मिला, मुझे हैरत है, और इसके ऊपर आज ये बात कर रहे हैं। मैं तो हैरान हूं कि ये गंडापुर साहब या तो बहुत ही भोले हैं, बहुत ही मासूम है, या वो हम सारों को बहुत भोला और बहुत मासूम समझते हैं। अच्छा, जिन्होंने हमें इंसाफ देना, उनकी हालत चेक करें। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जाना चाहते हैं बैरून मुल्क अमेरिका, और ये इनको पहले भी दावत आती रहती है। ये लॉ स्कूल है वहां पे, ये अमेरिका का है, बहुत बड़ा, और यहाँ पे इवेंट्स होते रहते हैं, बहुत बड़ी बड़ी तकारीब होती रहती हैं। तो उसमें शिरकत के लिए जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को जाना था, और भी दुनिया भर से लोग आते हैं, जो ज्यूरिस्ट हैं वो आते हैं। अब चीफ जस्टिस ने उनको इजाजत ही नहीं दी। आप अंदाजा करें कि जहां पे एक जज, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का मोस्ट सीनियर जज, जिसको चीफ जस्टिस बनना था और नहीं बनने दिया गया, वो पाकिस्तान से बाहर ट्रेवल नहीं कर पा रहा, एक तकरीब में नहीं जा पा रहा। वहां पे आम आदमी की क्या हालत होगी इस मुल्क के अंदर? जहां एक जज को इजाजत नहीं मिल रही, वहां पे आम आदमी को क्या इजाजत मिलेगी उस मुल्क के अंदर? पाकिस्तान का पूरा निजाम यरगमाल बना दिया गया, बाजू मरोड़ दिया गया। नाज़रीन, एक चीज और मैं आपको बता दूं, बहुत सारे लोगों को बड़ा जोम है पाकिस्तान में बहस चल रही है, नेपाल नहीं बनेगा, नेपाल नहीं बनेगा, भाई नेपाल में ये था तो पाकिस्तान में ये है। और जिस दिन पाकिस्तानी खड़े होंगे ना, ये जितने टाउट टीवी पे बैठ के बातें कर रहे हैं ना, ये जितने लोग दावे कर रहे हैं ना एस्टेब्लिशमेंट के कि जनाब पाकिस्तान में इनकलाब नहीं आ सकता, पाकिस्तान में अवाम कभी खड़ी नहीं हो सकती, ये मेरी बात याद रखें। मुझे तो दिखाई दे रहा है पाकिस्तानी खड़े होंगे, और पाकिस्तानी ऐसे खड़े होंगे कि फिर किसी को खड़ा होने के काबिल नहीं छोड़ेंगे। जिसने इस मुल्क के साथ जुल्म किया ना, जिसने इस मुल्क को लूटा है, और जिसने इस मुल्क के साथ तबाही की है, जिस दिन पाकिस्तान खड़े होंगे, टाइम लग सकता है, हो सकता है जल्दी, हो सकता है देर सवेर हो जाए,
टाइम लग सकता है लेकिन होना जरूर है। ये मैं अच्छी तरह जानता हूं कि पाकिस्तानी एक वक्त आएगा कि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट से और पाकिस्तान के जो माफियाज बैठे हुए हैं इनसे अपनी बर्बादी का बदला एक दिन लेंगे और ये वक्त आएगा। ऐसा नहीं है कि ये नहीं आना। ये जो लोग अभी ये बातें कर रहे हैं ना, नीरू की तरह बांसुरी बजा रहे हैं, इन्हें पता नहीं है पाकिस्तानी अंदर से कितने भरे हुए हैं। मैं रोजाना इतने लोगों से बात करता हूं कि जितना ये सोच भी नहीं सकते, और पाकिस्तानियों के अंदर जो गुस्सा है ना वो आपको नजर आएगा, एक वक्त आएगा और ये वक्त ज्यादा दूर मुझे दिखाई नहीं दे रहा। नाजरीन, कतर के ऊपर इन्हें यह लगता है कि अमेरिका इनके साथ है तो उनकी बचत हो जाएगी। तो मैं आपको बताता हूं कि कतर पे हमला हुआ, इसराइल ने हमला किया। ये वही कतर है जिसमें अमेरिका के अड्डे हैं। ये वही कतर है जिसने $400 मिलियन का तैयारा डोनाल्ड ट्रंप को गिफ्ट किया था। ये वही कतर है जिसने 1.2 ट्रिलियन डॉलर्स की सरमायाकारी का, ये ट्रिलियन बता रहा हूं, बहुत बड़ी सरमायाकारी का अमेरिका के साथ मामला किया था कि ये सरमायाकारी कर रहे हैं अमेरिका में हम, इतनी बड़ी सरमायाकारी कि कोई और नहीं कर रहा। उस कतर के ऊपर इसराइल ने अटैक किया। अमेरिका ने क्या किया? मुजम्मत तक नहीं की। डोनाल्ड ट्रंप का आप स्टेटमेंट देखें, बड़ा मजेदार है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि दोहा में हमले का फैसला मेरा नहीं है बल्कि नेतन्याहू का था। मैं इससे खुश नहीं हूं। मैंने इसराइली हमले के बारे में कतर को पेशगी मुतला करने की हिदायत की थी, लेकिन बदकिस्मती से वार्निंग देने में ताखीर हुई। अमेरिकी सदर मुजम्मत भी नहीं है बीच में, कतर पे अटैक मुजम्मत भी नहीं है। और पाकिस्तान की मादनियात क्या बेचती हैं भाई? जिस वक्त डोनाल्ड ट्रंप ने दूसरी साइड ली, आपकी मादनियात सारा कुछ ये बीच में ही रह जाएगा। तल्लकात आपके कतर के भी बहुत अच्छे तल्लकात हैं, लेकिन वो फिर इसराइल के साथ ही खड़े हैं। ये बात आप ज़हन में रखिएगा। नेचुरल अलायंस जो अमेरिका का है वो पाकिस्तान के साथ नहीं, इंडिया के साथ है। ये बात शायद पाकिस्तानी हुक्मरानों को अभी समझ नहीं आ रही। ये आने वाले वक्त में समझ आ जाएगी जब हम यहां पे भी अपने पांव काट चुके होंगे, इस खित्ते में भी। तो नाजरीन, ये ईरानी हमले की तो मजम्मत हो रही थी बहुत, जो जब कतर में उसने किया था, लेकिन इसके ऊपर नहीं हो रही। अच्छा, एक चीज और भी अभी हमें ज़हन में रखनी पड़ेगी कि 72 घंटों में इसराइल ने 6 मुल्कों के ऊपर अटैक किया। फलस्तीन पे, लबनान पे, शाम पे, त्यूनिस पे, कतर पे और यमन पे। 6 मुल्कों में 72 घंटों में अटैक किया। ये बहुत खौफनाक चीज़ है। अभी हो सकता है इनके ऊपर पाबंदियां लगाने की कोशिश की जाए। कनाडा भी कह रहा है और यूरोपीय यूनियन के बहुत सारे ममालिक कह रहे हैं। दबाव बढ़ रहा है, लेकिन अमेरिका पूरी ताकत के साथ, आपको पता है वो इसराइल के साथ उनके बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं और वो आपको अब नजर भी आ रहे हैं। अब तक के लिए इतने ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी।